हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्विंकल से, जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब की मदद से और आईएफएस की मॉक टेस्ट की मदद से इस बार ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल किया है एलएस के अंदर। तो आइए ट्विंकल से बात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और समझेंगे कि यूट्यूब पे जो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल होता है उसमें से कैसे सिलेक्शन किया जाना चाहिए। तो वेलकम टू द चैनल ट्विंकल। थैंक यू सर। एंड हाउ इज योर फीलिंग राइट नाउ? आपने क्लियर कर लिया एग्जाम। सर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आखिरकार मेहनत जो है वो रंग लाई। हम्म। सो आपने दिसंबर में भी एग्जाम दिया था, इसके पहले वाला यस अटेम्प्ट? सर। हाँ सर। अच्छा, तो इस बार क्या कुछ चेंजेस किए आपने कि आपको इस बार रिजल्ट देखने को मिला? क्या गलतियां रह गई थी पिछली बार? हाँ सर, तभी थोड़ा टाइम की कमी की वजह से पहले तो मेरा कोर्स जो है वो 100% कंप्लीट नहीं हो पाया था। वैसे भी कोर्स 100% कंप्लीट करने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो मेरे हम्म तीनों में से फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में से छूट गए थे। तो मेरा पहला टारगेट इस बार यही था कि वो सबको मैं कवर कर लूँ। हम्म। तो इस बार मैंने उस पे सबसे ज़्यादा और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। ओके। अच्छा, थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया आपके हाथ में पिछली बार का और आपको पता चला कि इस बार तो चलो नहीं हुआ है, तो हाँ फिर सर। कहाँ से स्टार्ट किया जाए? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका इस बार जून में नहीं हुआ और उसे दिसंबर वाला एग्जाम देना है, तो उसे क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या उसे अपने ही नोट्स से स्टार्ट करना चाहिए, यूट्यूब से स्टार्ट करना चाहिए? क्या करे वो स्टूडेंट? हाँ सर, पहले तो मतलब जब सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो रिसोर्सेस नहीं थे उतने मेरे पास, तो मैंने हम्म जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी सिलेबस है वो डाउनलोड किया था। हम्म। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है जिनका वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है। ओके। क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन में ये गलती करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गाइडेंस की कमी की वजह से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है हम्म। उसको हम ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे देते हैं और फिर वो हमारा ही नुकसान कराता है। तो फिर वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देख लो कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम में काम भी आने वाला है कि नहीं। तो राइट। सबसे पहले तो आप अपने टॉपिक छांट लो, क्योंकि 100% सिलेबस तो मतलब आप कर ही नहीं पाओगे और ज़रूरत भी नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मतलब माइनर माइनर से होते हैं, कर लो तो आपका बेनिफिट है और नहीं करते हो तो कोई लॉस नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले तो मैंने वो किया था। और हम्म फिर जब मैंने नहीं कर पाई दिसंबर में अटेम्प्ट, तो उसके बाद फिर मेरा गेट एग्जाम तो था ही। तो मेरी सारी जो प्रिपरेशन मैंने की हुई थी हम्म दिसंबर वाले के लिए वो मुझे फरवरी में जो नेट गेट का एग्जाम हुआ था हम्म। उसमें काम आ गई। और फिर मैंने फिर से जो मेरे सारे नोट्स मैंने बनाए हुए थे वही शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसमें से ही नोट्स जो पढ़े थे वो स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वो जब मेरा पढ़ के हो गया फिर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट किए। तो फिर मैंने पीवाईक्यू एक बार कर लिए थे, लेकिन हम्म। फिर भी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस के लिए फिर से मैंने सारे पीवाईक्यू दूसरी बार करे ताकि एक ऐसे पेस बन जाए स्टडी का। और ओके फिर 2 महीने तक मैंने यही किया एंड देन फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। ओके। रिवीजन सीरीज यूट्यूब में ज्वाइन कर ली थी। ये सब। अ, जैसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ से एकदम सीखना चाहिए उनको कि सीधा जंप मत कर जाइए। थोड़ा सा मेजर टॉपिक्स को पहचानिए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे ट्विंकल बता रही उन्होंने ऐसे टॉपिक्स निकाले थे, तो ये एनालिसिस करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अ, ट्विंकल ये बताइए कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और पहले के मुकाबले अब तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप हाँ सर। सिलेक्शन कैसे करते थे चीज़ों का? सर पहले तो मैंने मतलब वही देखा कि पिछले कुछ सालों के पेपर में जो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। हम्म जैसे अभी रिसेंट जो पेपर हुआ उसमें काफी पैटर्न में बदलाव देखने को मिला था हम्म कि जो टॉपिक्स हम उतना मतलब ध्यान नहीं देते थे जिन पे, उनसे भी काफी क्वेश्चंस जो थे इस बार फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों में बढ़ रहे थे। तो इस बार मुझे लगा कि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था। बाकी हम्म अब तक के जो भी पेपर हुए थे उनमें पैटर्न सेम देखने को मिल रहा था। जैसे कोऑर्डिनेशन है तो उस पे ज़्यादा वेटेज था, क्वांटम हो गई, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, हम्म पेरिसाइक्लिक, ये सब एक मेजर पार्ट होता है जो पेपर तुमको सिलेक्ट करवाने में जो बड़ी मतलब बड़ा रोल प्ले करता है। तो इन सब को तो मतलब स्किप करना मतलब एक बेवकूफ़ी होती है, तो तुमको ये सब को तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। ओके। तो मतलब मैंने ये सारे टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था और यूट्यूब से ये टॉपिक के बारे में मुझे जो भी कुछ नया सीखने को मिला था, जो भी कुछ नए फॉर्मूलाज या कोई ट्रिक मिल रही थी, हम्म। तो वो सारे मतलब मैं नोट डाउन कर लेती थी।
तो क्या इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना रखी थी या आप अपने ही नोट्स में ऐड कर लेते थे? कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हाँ। हैं कि यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई कि वो रिवाइज़ नहीं हो पा रही हैं। तो इसको कैसे मैनेज करें? सर नोट्स तो मतलब काफ़ी हो जाता है, जैसे आपने कहा कि यहाँ से ले ली चीज़, वहाँ से ले ली, तो फिर हुँ, बड़ा क्लटर हो गया था। यस। तो मैंने क्या किया था कि नोट्स तो पहले मुझे पढ़ने थे, जो भी डिटेल में नोट्स बनाए थे वो तो मैंने हुँ, बना लिए थे, लेकिन वो सब अगले दिन पढ़ना या कुछ दिन पहले पढ़ना पॉसिबल नहीं होता था। तो शॉर्ट नोट तो मतलब मस्ट है, तुमको बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाता है शॉर्ट नोट जब आप बनाते हो तो। तो राइट। शॉर्ट नोट मैंने बनाए थे, सारे पेपर के बनाए थे। हुँ, लेकिन फिर शॉर्ट नोट भी बनते-बनते क्या हुआ कि मेरे कुछ 50-60 पेज बन गए, तो वो भी मतलब अगले दिन रिवाइज़ करना तो इज़ नॉट पॉसिबल। तो हुँ, फिर मैंने शॉर्ट नोट के भी शॉर्ट नोट बनाए जो मैं अगले दिन रिवाइज़ कर सकूँ, जिसमें 3 पेजेज़ में मतलब तीनों सब्जेक्ट के 3 पेजेज़ में आ गए, ऐसे मैंने नोट्स बनाए जिसमें फ़िल्टर मतलब एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें, टू द पॉइंट सारी चीज़ें लिख के, जैसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। हुँ, अगर आप रिएजेंट लिख रहे हो तो रिएजेंट का नाम, साथ में वो क्या काम करता है और कहाँ पे यूज़ होता है, बस एक लाइन में आ गया। तो ऐसे ओके, टू द पॉइंट चीज़ें अगले दिन के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर शॉर्ट नोट भी पॉसिबल नहीं होता है कि हम पूरा रीड कर सकें। तो ये एक राइट। मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो क्या सही समय होगा कि हम शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें? कितना समय सर पहले एग्ज़ाम से? सर मेरे पास तो जब मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट हुँ, किया था तो मेरे पास तो समय था। तो हुँ, मैं क्या करती थी कि जैसे ही एक यूनिट, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर आप ऐसे वेट करोगे कि पूरा यूनिट खत्म हो फिर मैं शॉर्ट नोट बनाऊँ, तो मतलब आप पीछे रह जाओगे, बैकलोड हो जाएगा। तो फिर मैं हुँ, क्या करती थी कि कोऑर्डिनेशन को ऐसे पॉइंट में डिवाइड कर लिया। तो जैसे एक पार्ट खत्म हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन में, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। फिर कलर ओके, स्पेक्ट्रा हुआ उसमें, तो फिर उसके नोट्स बना लिए। तो ऐसे बड़े यूनिट्स को छोटे-छोटे डिवाइड करके शॉर्ट नोट्स बना लिए ताकि बैकलॉग ज़्यादा ना हो। ओके, वेरी गुड। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करते थे? क्या आप नए टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते थे या हाँ प्रीवियस ईयर सर। ही करके गए थे? नहीं सर, प्रीवियस ईयर तो मतलब 2-3 बार कर लिए थे, तो हुँ, अब तो फिर वो ऐसा था कि क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो गए थे, एमसीक्यू को हुँ, देख के सीधे आंसर याद हो गए थे। तो फिर नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर मैंने जो सीएसआर की वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट, फ्री मॉक अवेलेबल होता है, वो भी दिया था। फिर मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आईएफएस जो है वो लॉन्च कर रहा है अपनी टेस्ट सीरीज़। हुँ, तो तब भी मेरे पास 1 मंथ जितना समय था, तो मैं मतलब आराम से मॉक सारे लगा सकती थी। तो वो भी ओके, मैंने जॉइन किया था, तभी ऑफर भी चल रहा था आईएफएस 99 वाला, हुँ, तो उसका भी मैंने लाभ उठाया। तो उसमें ओके, काफ़ी नए क्वेश्चंस देखने को मिले, हुँ, तो वो हुँ। भी सारे लगाए थे मैंने, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट में क्या नंबर कम आते थे? हाँ सर, जब जैसे हमें पीवाईक्यू करने की आदत होती है, तो हुँ, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देख-देख के हमको ईज़ी लगने लगते हैं और फिर हमारा हुँ, माइंड ऐसे सेट हो जाता है कि इस बार का पेपर भी ऐसे ही ऐसे ही होगा। आएगा, बिल्कुल सही। हाँ सर, लेकिन फिर जब मॉक करने बैठते हैं तो नए क्वेश्चंस दिखते हैं तो माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर हुँ, पहले मॉक में तो मुझे मतलब काफ़ी कम नंबर आए थे, 50-60 के आस-पास आए थे। तो हुँ, तब ऐसे एकदम शॉक लगा कि पीवाईक्यू तो अच्छे से सॉल्व हो रहे थे, अभी मॉक में क्यों ऐसा हुआ? फिर जो है एनालाइज़ किया कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, क्योंकि एक आदत हो जाती है ना कि पीवाईक्यू है तो ऐसे ही क्वेश्चंस हुँ, बनेंगे। हुँ, हुँ, लेकिन फिर मॉक दिया तो ऐसे काफ़ी रियलिटी सामने आई कि नहीं, नहीं ये एरिया पे काम करने की ज़रूरत है, ये एरिया में लैग हो रहा है, तो फिर हुँ। वो काफ़ी बेनिफिशियल था। और प्रिपरेशन के दौरान पे कभी-कभार ऐसा भी लगता है कि शायद नहीं होगा क्या मेरे से या सेल्फ डाउट भी आने लगता है। हुँ। तो उस चीज़ को कैसे कोप अप किया था? हाँ सर, सेल्फ डाउट तो बहुत आते हैं जब हुँ, मॉक में नंबर नहीं आते, और फिर हम जब स्टडी ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो दूसरे लोग के अच्छे नंबर आते हैं, तो हुँ, भी काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन हो रहा है कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। और फिर सबसे बड़ा जो है वो स्लम्प आया था, तो वो तो जब एग्ज़ाम होने के 5 दिन पहले ही जब कैंसल हो गया। हुँ, एडमिट कार्ड आने के टाइम पे अगर आपको ऐसे नोटिस मिलती है कि एग्ज़ाम इज़ पोस्टपोन, और फिर कुछ ऐसा था भी नहीं कि 5 दिन में होगा, 10 दिन में, मंथ के बाद, ऐसे कुछ अनडिसाइसिव था सब कुछ। यस, तो तब एक ऐसे मतलब पूरा लिंक टूट जाता है ना, जैसे आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि नहीं इस दिन राइट। जाके एग्ज़ाम देना है।
फिर वो हम्म। पेस पूरा बिगड़ गया, तो फिर एक वीक तो उसी में लग गया डाइजेस्ट करने में कि नहीं अभी हम्म। एग्जाम नहीं हो रहा है, इसको ये हमको जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करना होगा। हम्म। क्योंकि अगर हम वो टाइम वेस्ट कर देंगे तो जो भी हमने पिछले 3-4 महीने से जो भी जो तैयारी की थी वो सभी वेस्ट हो जाएगी। तो राइट। मतलब ये एक्स्ट्रा मंथ जो मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना था, वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करी थी। और पढ़ते वक्त डाउट्स वगैरह जब आते थे, जैसे आप तो सेल्फ स्टडी अपना कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप किसी टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हाँ हो, सर। तो डाउट्स कैसे सॉल्व करते थे आप अपने? सर मैंने क्या किया था, एक तो हमारा स्टडी ग्रुप है, मतलब हम्म। हम मतलब मेरे फ्रेंड्स जो है वो साथ में ही हम पढ़ते थे। तो ओके। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन होता है तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेते, फ्रेंड्स से डिस्कस कर लेते। और हम्म। फिर मैंने मतलब टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर रखा है एफएस का। तो ओके। वहाँ पे मतलब मैं पोस्ट कर देती थी, तो कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो सॉल्व कर लेता था, तो डाउट्स में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। अच्छा, मतलब कि इधर उधर ग्रुप में सेंड कर दिया या हाँ अपने सर। दोस्तों से ही आप पूछ लेते थे हाँ और सर। क्लियर हो जाती थी बातें। वेरी हाँ। गुड। सो यहाँ से आप लोगों को सीखना चाहिए कि भाई अगर आपने ठान लिया है तो जैसे तैसे करके आप कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेते हैं भाई। यहाँ से आगे के क्या प्लान्स हैं ट्विंकल? सर मुझे मतलब रिसर्च में ही जाना था, पीएचडी हम्म। ज्वाइन करनी थी। तो ओके। इसीलिए अभी आगे उसी में जाना है मुझे। इसीलिए फिर मैंने नेट पे इतना ज़्यादा फोकस किया और ड्रॉप लिया। मतलब एक्चुअली तो मेरी स्टडी काफ़ी पहले मतलब 23 में ही हो गई थी, लेकिन मुझे जाना था इसमें, तो मुझे था कि हम्म। पूरा मतलब इसको टाइम देना है मुझे, ताकि नेट हो जाए तो फिर मैं रिसर्च में आगे पीएचडी ज्वाइन कर सकूँ अच्छे से। Okay, तो अभी आपने पीएचडीज के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है? हाँ सर, गुजरात में अप्लाई किया हुआ है मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट आपको गुजरात का देख रहा है या आपके हाँ कॉलेज सर। के देख रहा है, तो हाँ सर। वो कैसे इन प्रोसेस के बारे में पता कर सकता है? आपने कैसे पता किया, कैसे अप्लाई किया? हाँ सर। जैसे गुजरात में जो सेट एग्ज़ाम होता है, जी सेट एग्ज़ाम, हम्म। उसका एक काफ़ी बेनिफिट है कि अगर आप जी सेट वाला जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लेते हो और देन आप पीएचडी में एनरोल होते हो, तो हम्म। यहाँ पे एक शोध फेलोशिप करके आपको फेलोशिप मिलती है, जो ओके। कि 15,000 पर मंथ होती है। हम्म। तो अगर वो सेट एग्ज़ाम क्लियर करके आप गुजरात के ही कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो वो आपको एक बड़ा बेनिफिट होगा। एंड देन जेआरएफ से अप्लाई करते हो तो आपको फेलोशिप मिलती ही है। हम्म। लेकिन ये सेट वाला भी एक गुजरात में बड़ा बेनिफिट है। एंड देन आपको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे माइंड में हो कि नहीं मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, गुजरात यूनिवर्सिटी या कोई भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन आपको वो फेलोशिप ग्रांट होती है। तो वो एक बेनिफिट है गुजरात में। अच्छा, तो इसके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए, प्लस हाँ जी सर। सेट का जो पेपर है उसको भी सीरियसली लेना चाहिए फिर तो, बिल्कुल। ताकि हमारे पास एक ऑप्शन और खुला रहे हमेशा। हाँ सर, बिल्कुल। ओके। सो इसके आगे और एग्जाम्स वगैरह के भी कुछ प्लान है? हाँ सर, मतलब अभी गेट का तो फॉर्म मैंने फिल कर दिया है। मतलब हम्म। एक बार मेरा हुआ था, लेकिन एक इस बार हो गया था मेरा गेट, लेकिन हम्म। मुझे रैंक इम्प्रूव करना था, तो ओके। इस बार ही गेट का भर दिया है। देन जेआरएफ के लिए और एक बार नेट भी देना है, क्योंकि अभी इतनी मेहनत की है तो ऐसे बिना जेआरएफ तो नहीं जा यस। सकते। नहीं, डेफिनेटली आपकी मेहनत रंग लाएगी भी। बस ये हाँ सर। कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, और कंटिन्यूस अगर आप रहेंगे तो रिजल्ट देखने को मिलेगा भी, और आपने करके भी दिखाया है ऑल इंडिया रैंक 46 इंटू एलएस। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने थैंक यू व्यूज, सर। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे यूट्यूब को यूज करना है, और ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट तो होता ही है ओके इम्पोर्टेंट। सर। सो आई होप आप आने वाले समय में अच्छा करें। थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर joining and sharing your views. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। Thank you.